30 नवंबर 2020। निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए पहली और जरूरी शर्त है। अगर किसी देश की चुनाव प्रणाली या चुनाव के साधन पर ही सवाल उठने लगे या जनता के बीच शक व सुबह होने लगे तो जान लेना चाहिए कि लोकतंत्र बीमार हो चुका है और उसे इलाज की दरकार है। भारत में तमाम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से हो रहा है और लगातार इस पर सवाल भी खड़ा किया जाता रहा है। 26 नवंबर 2020 को एडवोकेट CR जयासुकीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग से ईवीएम का उपयोग बंद करने और आगामी चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को चेताते हुए कहा है कि दुनिया में कहीं भी कोई मशीन अचूक नहीं है और ईवीएम के कई खतरे हैं। ईवीएम में त्रुटि होने का खतरा अधिक है और कई दूसरे देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसकी पारदर्शिता और सटीकता पर संदेह उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र और जनता का विश्वास बचाए रखने की गुहार लगाते हुए कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें देश में चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर सिस्टम को वापस लाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने भारत में पुराने बैलेट पेपर सिस्टम को बदल दिया है। हालांकि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए मतपत्रों के माध्यम से मतदान करना अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी तरीका है। याचिकाकर्ता ने हाल के कुछ उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में कंप्यूटर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन के निजी कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, तो क्या ये मान लेना लाजमी नहीं है कि जिलों और दूर दराज के ग्रामीण स्थानों में स्टोर रूम में बंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सुरक्षित रहेंगी और उपद्रवियों का शिकार नहीं होंगी। दरअसल ईवीएम पर हमेशा से सवाल उठता रहा है। सबसे पहले तो बीजेपी ने ही इस पर सवाल उठाया था। इसी महीने यानी नवंबर में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस के राहुल गांधी ने बिहार के मधेपुर और अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाते हुए ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन कहा था। इससे पहले मतदान के दिन यानी 3 नवंबर को दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन भारत और कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि विकसित देश ईवीएम से मतदान क्यों नहीं कराते, क्योंकि उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसमें चिप है वो चीज हैक की जा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि दूसरे चरण की वोटिंग को देखकर ये कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार चुनाव के 300 नतीजे पेंडिंग हैं, ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के वक्त 40 में से 39 सीटें पिछली बार एनडीए के खाते में चली गई थीं। लोगों का मानना है कि ईवीएम का खेल हुआ था। मैं भी मानता हूं, इसलिए इस बार चौकन्ना रहने की जरूरत है। वहीं पुष्पम प्रिया ने चुनाव परिणाम के बाद ट्वीट करके कहा था कि बिहार में ईवीएम हैक हो गई है और प्लूरल्स पार्टी के वोट को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर शोर से विरोध करते रहे हैं। उन्होंने 2009 के चुनावी नतीजे के बाद सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है जो असंभव है। स्वामी के मुताबिक ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाए और उसमें छेड़छाड़ होने की आशंका जाहिर की थी। अखिलेश ने पेट्रोल पंपों पर चिप के जरिए हो रही धोखाधड़ी से ईवीएम में छेड़छाड़ को जोड़ा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि जब रिमोट के द्वारा चिप से पेट्रोल की चोरी बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के हो सकती है, तो ईवीएम से भी ऐसा हो सकता है। अखिलेश ने लिखा कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल रोकना होगा। वहीं पिछले साल तक चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जेल में डाल रहा था। दरअसल चुनाव नियमों की धारा 49A के तहत अगर कोई व्यक्ति ईवीएम में विसंगति के संबंध में शिकायत करता है
और जांच के बाद ये गलत पाया जाता है तो शिकायतकर्ता पर गलत जानकारी देने के लिए आईपीसी की धारा 177 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धारा के तहत 6 महीने की जेल या 1,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। इससे होना यह था कि आदमी शिकायत करने के पहले सबूत कहां से इकट्ठा करेगा, इसलिए सजा के डर से कोई वीवीपैट और ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाने पर 6 महीने की जेल की कानूनी प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका दाखिल की गई और याचिका पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट के बीच विसंगतियों के बारे में शिकायत दर्ज करने को गैर अपराधी कृत्य बनाने को कहा गया है। याचिकाकर्ता सुनील अय्या ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में कहा था कि यह धारा मतदाता को वोट डालने के दौरान कोई विसंगति नजर आने पर शिकायत करने से रोकती है, इसलिए ये प्रावधान उचित नहीं है और इससे मतदाता सही शिकायत करने से भी हतोत्साहित होंगे। इससे नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को ही ईवीएम हैक करके दिखाने की चुनौती दे डाली थी। माने इस लोकतंत्र में जो एक्सपर्ट हों वही संदेह जताएं, जो एक्सपर्ट हों वो ईवीएम हैक करके वही सवाल उठाएं। वैसे आपको याद दिला दें कि ईवीएम पर सवाल सबसे पहले भाजपा ने ही उठाया था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। तब भाजपा के प्रधानमंत्री प्रत्याशी लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद भाजपा ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत ही 2010 में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रवक्ता और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ GVL नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसकी भूमिका खुद आडवाणी ने लिखी थी। मतगणना में 6 दिन से अधिक न लगे, इसके लिए लोकतंत्र और जनता का विश्वास भी ताक पर रख दिया गया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2019 में चंद्रबाबू नायडू की पहल पर 21 विपक्षी राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और वीवीपैट में से 50% का औचक निरीक्षण करने की मांग की थी। इन दलों का कहना था कि निष्पक्ष और डर रहित चुनाव के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के मिलान का अनुपात बढ़ाए जाने पर चुनाव आयोग से साफ साफ जवाब भी मांगा था। जवाब में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि मौजूदा व्यवस्था ठीक है, इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर 50% पर्चियों के मिलान की मांग मानी गई तो चुनाव परिणाम आने में कम से कम 6 दिनों का समय लगेगा। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग के पक्ष में आया था। फैसले में तब के सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय 5 बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का निर्देश देते हुए कहा था कि इन्हें रैंडम तरीके से चुना जाएगा। हर फैसले के खिलाफ 24 अप्रैल को 21 विपक्षी दलों ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कोर्ट में चुनाव आयोग के एफिडेविट का जवाब देते हुए विपक्षी दलों ने कहा था कि अगर वीवीपैट पर्चियों की गिनती के कारण चुनाव नतीजों में 6 दिनों की देरी लगती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके पुनर्विचार की याचिका नामंजूर कर दी। इससे पहले जनवरी 2019 में तमिलनाडु निवासी MG देवाशाम सहित 2 अन्य लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके लोकसभा चुनाव से ईवीएम के जरिए होने वाले मतदान के कम से कम 30% वोटों का मिलान वो वीवीपैट से करने की गुहार की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। अब आइए चलिए देखते हैं कि क्या होती है ईवीएम, कितने की होती है और कौन इसे बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम करीब 5 मीटर केबल से जुड़ी 2 यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट से बनी होती है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है, जबकि इसकी बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखी होती है।
वोटिंग कंपार्टमेंट के जरिए ही आम मतदाता वोट डालता है। ईवीएम 6 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी से चलती है। इस वजह से ईवीएम का इस्तेमाल ऐसे इलाकों में भी किया जा सकता है जहां पर बिजली के कनेक्शन नहीं है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। आमतौर पर भारत में एक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता वोट देते हैं। एक ईवीएम में 16 उम्मीदवारों के ही नाम होते हैं और अगर किसी इलाके में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या इससे ज्यादा है तो वहां ईवीएम की संख्या बढ़ा दी जाती है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। अगर किसी इलाके में उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो वहां मतपत्र का इस्तेमाल करना होगा। भारत में ईवीएम को आकार देने का श्रेय सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जाता है। इन्हीं कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डेवलप किया और इनकी टेस्टिंग की। इसके बाद इसका चुनाव में उपयोग होने लगा। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इससे जुड़ी बाकी उपकरणों का निर्माण यही लोग करते हैं। भारत में ईवीएम का उपयोग पहली बार साल 1982 में केरल के नॉर्थ परावूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों में हुआ था। तब भी हारे हुए उम्मीदवारों ने अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया था। उसके बाद नवंबर 1998 में आयोजित 16 विधानसभा चुनाव में, जिसमें मध्य प्रदेश की 5, राजस्थान की 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 6 सीटों पर कराए गए उपचुनाव में व्यापक तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। साल 1999 में पहली बार एक पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा में इसका उपयोग हुआ था। वर्ष 2003 में देश भर में जहां भी उपचुनाव हुए उस दौरान इसी मशीन का उपयोग किया गया था। इसके बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में देश भर में चुनाव ईवीएम के ही जरिए हुए। और वहीं अगर इसकी कीमत की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक साल 1989-90 में जब ईवीएम खरीदी गई थी उस वक्त प्रति ईवीएम की लागत 5500 रुपए थी। इसे वर्ष 2019 के मूल्य स्तर पर आंका जाए तो ये तकरीबन 47,000 रुपए के करीब की होती है। दूसरी बार जब साल 2014 में इसका ऑर्डर दिया गया था तो एक मशीन की कीमत 10,500 रुपए पड़ी थी, मतलब 2019 के मूल्य स्तर पर 14,000 रुपए। इसमें एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेटिंग यूनिट और एक बैटरी की कीमत शामिल है।